डिस्कस स्टार्ट डिस्कसिंग। लास्ट लेक्चर में व्हाट वी आर डूइंग बेटा, क्या कर रहे थे हम लोग? सर आप प्लीज लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ करता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, मैं करता हूँ, दोनों करता हूँ, आज का भी लेक्चर का कर दूंगा, लास्ट लेक्चर का भी कर दूंगा। ओके, इसे व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, क्या किया था हम लोगों ने? So we were solving problems. I'll share the PDF again. आज मैं दूसरा लेता हूँ. I'll take the different samples. Okay. We'll go with this. अच्छा, हम लोग MTG के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना? We are doing questions of MTG, right? Yeah. Let me share that only. Just give me a second. I'll just NEET का था last year problems. 1 second. This is books, NEET questions. Sharing it. मैंने बुक शेयर किया ना आप लोगों के साथ में? हाँ, कब तक किया था बेटा हमने? विच क्वेश्चन वी डिड लास्ट नाइसा? 44. 44. Okay. Okay, so this we have done, right? यहाँ से start करना है. So go ahead with 45 question number. What they are saying is two identical long conducting wires AOB and COB are placed at right angle to each other with one above the other, such that O is their common point for the two wires. The wire carries I1 and I2 current respectively. Point P is lying at a distance of D from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at point P is okay. Okay, shall I solve? What they are saying here is that we have a two conducting wires here, right? So मेरे पास एक वायर ऐसा है ना, और दूसरा वायर मेरे पास ऐसा है. There are two wires and they are long wires actually, बड़ा वायर है ना? और ये इसका कॉमन पॉइंट है O. This is wire my OA AOB, और ये वायर कैरीज करंट ऑफ I1 एम्पियर, राइट? ये वायर I1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है. We have another wire COD which is carrying the current of I2 एम्पियर. सो दो ऐसे वायर्स है मेरे पास. एक वायर में करंट पास हो रहा है I1 एम्पियर का, सेकेंड वायर में करंट पास हो रहा है I2 एम्पियर का. वी हैड अ पॉइंट, और ये P पॉइंट कहाँ है बेटा? इस दोनों जिस प्लेन में वायर्स है ना, उसके परपेंडिकुलर D डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, राइट? सो मैं अगर आपको दिखाऊं ना 2D 3D में, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. लेट मी प्लॉट लाइक दिस. मैं ऐसे दिखा देता हूँ. ये वो प्लेन है जिसमें दीज टू वायर्स आर देयर, और इस प्लेन में यहाँ से D डिस्टेंस ऊपर है ना, दिस इज द प्लेन इन विच दीज टू वायर्स आर देयर, और इस प्लेन में यहाँ से D डिस्टेंस ऊपर वी हैड अ पॉइंट P at a distance D from the plane. So we have to find the magnetic field at the point P, which is at a distance D from the plane. जिस प्लेन में ये दोनों वायर्स हैं बेटा, उस प्लेन से D डिस्टेंस ऊपर वी हैड अ पॉइंट हियर P. इस P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. क्वेश्चन समझा सभी को? शुभम, विषय समझा बेटा क्वेश्चन? यस. ओके.
हाउ टू अप्रोच दिस, कैसे करें इसको अप्रोच? नाइसा आंसर आया बेटा? See, so I'm trying to plot it in 3D. एक वायर ऐसे है, सेकेंड वायर इज समथिंग लाइक दिस, और जो आपका P पॉइंट है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से D डिस्टेंस इधर है. This is my point P at a distance D here. This is having a current here of I1 ampere and here is the current of I2 like this. So ये प्लेन से ऐसा है. मुझे बताओ सब लोग कि इस वाले वायर की वजह से इस P पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस वायर? नाइसा, इस वायर की वजह से बेटा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? सी द करंट इज गोइंग लाइक दिस ना, करंट इधर की तरफ, जस्ट रिमूव दिस. सो करंट इस केस में कैसा जा रहा है, आप एनालाइज करिए. करंट इस केस में इधर जा रहा है, राइट? So this is current. I have taken point here. So current, if it is going like this now, so अगर आप right hand thumb rule से देखोगे तो top point पे magnetic field will be in this direction. Magnetic field कुछ इधर आ जाएगा. Okay. So अगर हम यहाँ से analyze करें, see, तो इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे magnetic field का कुछ ऐसा direction होगा, which will be B1 here, है ना? And what will be B1 here? This is mu naught by 2 pi I1 by D, राइट? क्योंकि अगर आप ये वायर देखोगे तो इस वायर में करंट ऐसे जा रहा था, करंट वाज गोइंग लाइक दिस, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी हियर. तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू B1 एंड दिस B1 विल बी इक्वल टू mu naught by 2 pi I1 by D will be the magnetic field at this P point because of this wire, इस वाले वायर की वजह से. ओके, अब मुझे बताओ इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा? सो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन पे छोड़ा B2, राइट? एंड व्हाट विल बी B2 हियर? सो इज इट mu naught by 2 pi I2 by D? दिस ऑलरेडी वी हैव प्रूव फ्रॉम बायट-सेवर्ट्स लॉ. सो B1 मुझे इधर मिला, B2 I got here, and the angle between these two magnetic field they have said is 90 degree. So of course उसका resultant कुछ ऐसा होगा. So resultant magnetic field at point P will be equal to under root of B1 square plus B2 square. Under root कितना आ जाएगा? mu naught by 2 pi I1 by D to the whole square plus mu naught by 2 pi I2 by D whole square, right? So this will be the magnetic field here. So अगर हम calculate कर दें, so net magnetic field at the point P will be equal to mu naught by 2 pi under root of I1 square plus I2 square by D. ऐसा आंसर आया था बेटा आपका इसका? नहीं सर, सर मेरे को समझा नहीं आपने वो हर वायर के हिसाब से डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया? हाँ बताते हैं. वैसे आपको समझा ये डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया मैंने? नहीं सर, थोड़ा अच्छे से नहीं समझा. ओके, नहीं समझा, कोई बात. देखो समझेंगे इस बात को. मान लो ये आपका कंडक्टर ऐसा है और इस कंडक्टर में करंट जा रहा है ऐसे I एम्पीयर. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा 3D में. करंट ऐसे जा रहा है. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर बेटा? कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड? कुछ याद है? हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. डज द मैग्नेटिक फील्ड गोज लाइक दिस? क्योंकि अगर करंट ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल. तो क्या ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? Will it be the direction of magnetic field if current is going in the upward direction? अगर करंट ऐसे जा रहा है तो क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस? क्या ऐसा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं सर, होगा ऐसा डायरेक्शन? क्या सर? Okay, great. Now see,
मैंने पहला कंडक्टर कैसे लिया बेटा? दिस इज माय फर्स्ट कंडक्टर ओवर हियर, सो मैंने पहला कंडक्टर ऐसे लिया है, जस्ट यू हैव टू यूज द राइट हैंड थंब रूल। ऐसा लिया है, इसमें करंट जा रहा था I1 है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, विल दिस मैग्नेटिक फील्ड गो समथिंग लाइक दिस? करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा? होगा नाइसा? विल इट बी द डायरेक्शन हियर बेटा? ओके, सो टॉप पॉइंट पे देखिए, टॉप पॉइंट पे दिस विल बिकम द डायरेक्शन B1, ऐसा कुछ। सो टॉप पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, B1। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा सेकंड कंडक्टर है, द सेकंड कंडक्टर आई हैव टेकन लाइक दिस। देखो मैंने ये ऐसा सेकंड कंडक्टर लिया है। So, अगर हम सेकंड कंडक्टर पे एनालाइज करें, आई हैव टेकन सेकंड कंडक्टर लाइक दिस, ऐसा मेरा कुछ सेकंड कंडक्टर, राइट? अब इस कंडक्टर की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करोगे, सो आई विल डू इट बाय सम अदर कलर। इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे, विल इट बी समथिंग लाइक दिस? मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आप देखो एनालाइज करके, इस कंडक्टर में अगर करंट ऐसे जा रहा है I एम्पियर का, तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करेगा? ओके, क्या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? राइट? अब खुद सोचो, अगर आप टॉप पॉइंट पे देखोगे तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, विच इज B2 हियर। अब खुद देखिए, क्या B1 B2 दे आर परपेंडिकुलर हियर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर था, तो क्या एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया B1 एंड is my second magnetic field something like this B2? Yeah, sir. And the angle here is what? 90 degrees. So we got B1, we have already calculated B2, and then we got the resultant. Is it fine बेटा? समझ गया? जिसे अभी आपको समझा डायरेक्शन प्रॉपर्ली? इशिता, अंकिता? हाँ सर। Okay, good, super, and it's a good problem. नीट का क्वेश्चन था ये, कुछ भी था, सिंपल था। You have to analyze it properly, the directions. Once you analyze it, analyze the directions, so place the values, calculate it. That's it. शुभम, आपको समझा? हाँ सर। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। So this is the correct answer for this question number 45 का करेक्ट आंसर था डी। देखो 2014 में पूछा है, 2014, just 7 year back. Okay, question number 46. Okay, correct. The magnetic field at the center point P will be, so you have to get the magnetic field here.
एक वायर में 5 एम्पियर का करंट है, दूसरे वायर में 2.5 एम्पियर का करंट है. सो वी वांट टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर P पॉइंट पे. सो कैसे एनालाइज करें? सो मेरे पास एक वायर यहाँ पे है. सो वी हैव अनदर वायर हियर. सिर्फ 2 वायर्स है हमारे पास. इस वाले वायर में करंट जा रहा है कितने का बेटा? 5 एम्पियर का. और इस वायर में मेरे पास दूसरा करंट जा रहा है किसका? 2.5 एम्पियर का. ओके. और ये जो दोनों वायर से, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस दिया 5 मीटर का, है ना. और मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे, 2P पॉइंट पे. तो इजी है, बनना चाहिए था, बनना चाहिए एक्चुअली. So we want to get the magnetic field here at this point P, which is at the center. दोनों वायर्स infinitely long है. So assume that कि both the wires are infinitely long. अच्छा, इस वाले वायर की वजह से बेटा, because of this wire, what will be the direction of magnetic field at point P? Inward होगा कि outward होगा? इस वाले वायर की वजह से Inward. inward. So B1 I am taking which is inward. So B1 कितना हो जाएगा? Mu naught by 2 pi I1 by D, because we are dealing for the infinitely long conductors, इसलिए mu naught by 2 pi ही लेंगे हम लोग. So this is mu naught by 2 pi. I1 कितना दिया? 5 by distance is what? 5 by 2. This will get cancelled. This 2 and 2 will get cancelled. So B1 mu naught by pi Tesla, that is in the inward direction. Okay. ये वाले वायर की वजह से P पॉइंट पे what is the direction of magnetic field? Is it inward की outward? शुभम, outward की inward बेटा? Outward. Outward. Yes, correct. So B2 will be outward here. So we'll get the value of B2. Mu naught by 2 pi I2 by D. So from here B2 will be equal to mu naught by 2 pi. This is 2.5. This will get cancelled. 10 आ गया, 5, 2. So B2 will be equal to what? B2 which we have from here, mu naught by 2 pi Tesla, and that is the outward direction. So अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, so this is B1 plus B2, but एक प्लस में और एक माइनस में. So I'll take this inward as plus, outward as minus. So B net कितना हो जाएगा? Mu naught by pi minus of mu naught by 2 pi. So this is the final answer. The correct answer will be mu naught by 2 pi. This is option number C. नहीं सर, आया था बेटा आंसर आपको? हाँ सर. वेरी गुड. विषय तुम्हारा? हाँ सर. सुपर. अंकिता, have you got this answer? Yes, sir. सर अगर ये क्वेश्चन में अगर जो सेकंड वायर है उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट होता तो दोनों तो B1 और B2 के बीच में एंगल 90 डिग्री होता. नहीं, डायरेक्शन ऑपोजिट बोल रहा हूँ ना करंट का यहाँ पे. हाँ. दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता ना बेटा. अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा था I1 और इसमें अगर करंट ऐसे होता I1 I2 फॉर इंस्टेंस, तो इसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सो बोथ आर इनवर्ड, सो द एंगल इज 0 हियर. हाँ, अगर ये वायर इस वायर के परपेंडिकुलर होता तो 90 डिग्री का एंगल होता P पॉइंट पे between the magnetic fields. Okay, so if this wire is perpendicular to this wire na, then the angle between magnetic fields will be 90 degree at point P. Is it clear, Naisha? So agar you reverse the direction of electric current, the direction of magnetic field will, because of this and this wire will be same, और दोनों inward होगा. So therefore दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. It will not be 90. Is it okay? Yes. We'll move ahead. Share the screen. Super बेटा, बहुत बढ़िया सब लोग. 47.
सेम होगा कि विल इट चेंज? सेम। सेम, यस ऑफ कोर्स सेम। उससे डायमीटर से, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए बात कर रहे हो ना, सो इफ वी गो विथ एम्पियर सर्किट लॉ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। So whether you take the wire of 0.5 millimeter diameter or you take the wire of 1 millimeter diameter does not make any kind of difference in the magnetic field, है ना? So in both the in case of both the wires will have the same magnetic field. So the answer for this question will be D. Risha, got it? Yeah. Okay. Do remember this ampere circuit law बेटा? चलिए रिवाइज इट अगेन, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। याद है हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए दो लॉ डिस्कस किया था। एक हमारा बायर्ट-सेवर्ट्स लॉ था और द सेकंड वन वाज एम्पियर सर्किट लॉ। कुछ याद है क्या था ये लॉ? एम्पियर सर्किट लॉ सेज व्हाट, दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, है ना? याद है? दिस वाज द करंट inside the loop. Yes, super, inside the loop. So आपसे क्वेश्चन में देखो ना, they are saying बाहर वाला। So अगर मैं ऐसा वायर लेता हूँ, छोटा सा वायर लेता हूँ जिसका रेडियस 0.5 मिलीमीटर दिया है, इसका रेडियस 0.5 मिलीमीटर दिया है, और we take a bigger wire, whose radius they have given, let's say 1 मिलीमीटर। इतना बड़ा वायर ले लिया जिसका रेडियस उन्होंने 1 मिलीमीटर दिया है। दोनों में से कोई भी वायर ले लो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? अगर आप ये भी वायर लेते हो तो इसमें भी अगर आप लूप बनाओगे तो टोटल करंट आपको आई मिलेगा और इसमें भी आपको टोटल करंट आई मिलेगा। सो यहाँ पे भी टोटल करंट इज इनसाइड द लूप और यहाँ पे भी टोटल करंट इज इनसाइड द लूप, सो विल हैव नो डिफरेंस। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम। सर फिर उन्होंने पॉइंट फार अवे का सिचुएशन क्यों दिया? हाँ, इसलिए दिया है कि अगर पॉइंट 0. ये इसका रेडियस 1 मिलीमीटर था ना, अगर 1 मिलीमीटर से कम लेंगे तो ऑफ कोर्स कम, यहाँ पे तो देखो इतना ही करंट अंदर आ पाया। और अगर आप मान लो ऐसा ले रहे हो, लेट्स से कि मैंने रेडियस लिया 0.7 मिलीमीटर का, सो अगर मैं 0.7 मिलीमीटर का रेडियस लेता हूँ तो इस केस में तो इतना ही करंट अंदर आ पाएगा, लेकिन इस केस में सारा करंट अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिफरेंट। लेकिन अगर हम फार अवे वाले पॉइंट के लिए बात करें तो इस केस में भी टोटल करंट अंदर होगा और इस केस में भी टोटल करंट अंदर होगा, so therefore magnetic field will not change। ना ऐसा समझा? अगर रेडियस, हाँ, रेडियस अगर 1 मिलीमीटर से कम होता बेटा और 0.5 से ज्यादा होता, so अगर मेरा रेडियस 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होता लेकिन 1 मिलीमीटर से कम होता तो इसमें तो सारा करंट आ जाता, बट इसमें एक पार्ट ही आ पाता, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वुड बी डिफरेंट। लेकिन अगर हम फार अवे वाला पॉइंट बोले तो यहाँ पे भी सारा करंट इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स सारा करंट इंक्लूड हो जाएगा, सो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। ओके एवरीवन, वैसे गॉट इट बेटा? समझ गया पॉइंट? हाँ सर। चलो 48, एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू। 48, ओके क्या कह रहा है? इफ लॉन्ग होलो कॉपर पाइप कैरीज अ करंट देन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड will be both inside outside the pipe only, inside the pipe only, neither inside nor outside। क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा इसका? कोई बता सकता है?
कैन एनीवन टेल मी? आपके पास ये क्या दिया है क्वेश्चन में? they are saying we have a hollow pipe, है ना, hollow pipe है मेरे पास, और ये hollow pipe is carrying the current. so ऐसे मेरे पास यहाँ पे hollow pipe है और ये करंट कैरी कर रहा है, ऐसे करंट कैरी कर रहा है, बराबर. सो वी हैव अ hollow pipe and that pipe is carrying the current. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियस ही बात है, अंदर hollow है तो करंट जाएगा नहीं. अगर मैं अंदर एम्पीरियन लूप बनाऊं, ऐसे अंदर एक लूप बना दूं लाइक दिस, प्लॉट अ लूप हियर, और इस लूप में अगर मैं बायट से एम्पियर सर्किट लॉ लगा दूं, इस लूप में एम्पियर सर्किट लॉ, अगर एम्पियर्स लॉ इसमें लगा दे, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनसाइड द लूप. मुझे बता बेटा, अगर मैं यहाँ पे अंदर में ऐसे एम्पीरियन लूप बनाऊं तो क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है कि नहीं है? इज देयर एनी करंट इनसाइड द लूप? ये हॉलो है, ध्यान रखना, दिस इज हॉलो पाइप. अगर ये हॉलो पाइप है तो क्या इस पाइप के अंदर, ये जो लूप मैंने बनाया, क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है या नहीं है? हाँ ऋषय, इज देयर एनी करंट बेटा इनसाइड दिस लूप? ये पूरा ऐसा है, हॉलो है, तो क्या हॉलो के अंदर कोई लूप करंट है क्या इस हॉलो सिलेंडर के अंदर? नहीं. नहीं ना. सो अगर करंट नहीं है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनवर्ड में, अंदर वाले पार्ट में? नहीं. नहीं. सो नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, है ना. सो याद है मैंने एक ग्राफ भी साथ बनवाया था आपको. सो हॉलो सिलेंडर के लिए अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. अच्छा, अगर मैं कोई पॉइंट बाहर ले लूं, इफ आई टेक अ पॉइंट आउटसाइड, तो क्या बाहर वाले पॉइंट के लिए विल आई हैव मैग्नेटिक फील्ड, होगा या नहीं बाहर वाले पॉइंट के लिए? इनसाइड तो नहीं होगा क्योंकि इनसाइड लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, सो इनसाइड तो मेरा जीरो हो गया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आउटसाइड, आउटसाइड पाइप, क्या होगा? अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं जो पाइप के बाहर है, यानी कि प्लॉट अ लूप, तो क्या इस लूप के अंदर पूरा करंट इंक्लूड हो गया या नहीं हो गया? हाँ, क्या इस लूप के अंदर पूरा करंट इंक्लूड हो गया या नहीं हो गया? अगर मैं एम्पीरियल लूप बाहर बना दूं बेटा, तो क्या इस एम्पीरियल लूप के अंदर पूरा करंट आया या नहीं आया? नहीं सर. सो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए आई नेट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए आई नेट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो. नॉन जीरो. सुपर. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो है तो ऑफकोर्स राइट हैंड साइड भी नॉन जीरो होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर. सिंपली आपको एम्पियर सर्किट लॉ से सोचना था. सो अंदर वाले पॉइंट के लिए ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि अंदर अगर मैं एक लूप बनाऊं तो उस लूप के अंदर करंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हॉलो पाइप है. सो इनसाइड देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, outside there will be magnetic field, because if I plot a loop outside, so इस loop के अंदर पूरा current include हो जा रहा है. So we have the whole current inside this amperial loop, and therefore there will be magnetic field outside. Inside there will be no magnetic. शुभम, इशिता, त्रिशा, क्लियर बेटा सबको ये पॉइंट? यस. शुभम आपको समझा? हाँ सर. चलो सुपर. ये सिंपल अच्छा कॉन्सेप्ट था एम्पियर लॉ पे. सिंस ये हॉलो पाइप है, तो हॉलो पाइप होने की वजह से अगर मैं पाइप के अंदर कोई लूप बना दूं तो उस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि करंट नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं है. लेकिन अगर मैं कोई लूप बाहर बनाऊं तो ऑफ कोर्स उस लूप के अंदर करंट इंक्लूड हो गया है, और करंट इंक्लूड हो गया, सो देयरफॉर इट विल मेक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. चलिए गो टू क्वेश्चन नंबर 49.
चलो डील करें 49 को। What they're saying, two equal electric currents are flowing perpendicular to each other as shown in figures. दो करंट फ्लो कर रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है. Okay. AB and CD. So AB and CD are perpendicular to each others and symmetrically placed with respect to the current. Where do we expect the resultant magnetic field to be zero? अच्छा, किधर आपने magnetic field zero आएगा आपका? Okay. So where do we expect the magnetic field to be zero? It's a good point to discuss. हाँ, बहुत अच्छा point analyze करने के लिए. आप कहाँ पे expect करते हो कि आपका magnetic field zero होगा? This is what they are asking us. So एक current ऐसे जा रहा है, the another current is like this. यहाँ पे कौन से line पे आप expect करते हो कि there will be a zero magnetic field? First I'll go to the plot. So in this question, what they are saying is that we have a two current element. इसमें current ऐसे जा रहा है I ampere. Here there is a current like this I ampere. और इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसे एक लाइन दिया है. We have another line here. इसमें भी करंट जा रहा है I ampere का, इसमें भी करंट जा रहा है किसका I ampere का. दोनों वायर्स में करंट इज ऑफ I ampere. AB and CD are there. So it is AB here and this is CD over here. Okay. So where do we expect that magnetic field will be zero? This is what they are asking us to get. हमसे ये पूछा गया है कि कहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. सबसे पहले हम यहाँ एनालाइज करते हैं और यहाँ पे एनालाइज करते हैं. फर्स्ट वी गो विद दिस पॉइंट्स. तो देखो इस वाले वायर की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इस वाले पॉइंट पे? ऐसे है ना, 3D में सोचना पड़ेगा. क्या इस वाले वायर की वजह से कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? हाउ डू वी एनालाइज इट? तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस वाले वायर के लिए सोचोगे, यानी वी प्लॉट अ लूप हियर. I'll do it by some other color. Let me have this. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूप प्लॉट कर दूं तो क्या इस वाले वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पे इज इट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का? Is it something like this? The magnetic field here because of this wire V1. और अगर आप सेम वे में इस वाले वायर के लिए एनालाइज करोगे, so what will be the magnetic field here बेटा because of this wire? तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा? अगर हम इस वाले वायर के लिए एनालाइज करें, so क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस? देखो सो इसके लिए मैंने ऐसा करंट जा रहा था, सो बिकॉज ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस. बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा ऐसे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे विल बी लाइक दिस द टेंजेंट. सेम अगर हम इसके लिए बात करें तो करंट ऐसे जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस. तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा? अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका और इसका रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट इधर जाएगा, जीरो होगा नहीं. सो दैट गेट कैंसिल्ड. हाँ या ना? नहीं सर, गेटिंग द पॉइंट बेटा. आप देखो इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था. दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट मेक जीरो रिजल्टेंट, क्योंकि इन दोनों सेम इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ हो जाएगा एंड दिस कैन नॉट मेक इट टू बी जीरो. हाँ या ना? So will the angle between them be 90 always? Yes, of course it will be, but that will be in the different plane actually. इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना, नहीं इसके परपेंडिकुलर वाला पॉइंट होता तो वहां 90 होता है. यहाँ पे इट कैन बी 90 और कैन नॉट बी 90. दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस. अगर पॉइंट इसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर यहाँ होता ना, देन द एंगल वुड बी 90 कंफर्म, बट यहाँ पे वी कांट से. नाइसा क्लियर? कैन इट बी जीरो हियर मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे जीरो हो सकता है कि नॉन जीरो होगा? इस वाले सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो कि नॉन जीरो? जैसे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा बेटा कि नॉन जीरो होगा इस वाले पॉइंट पे?
देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इधर, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, ऐसे ही पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन नहीं बोल सकते, सेम साइड में पॉइंट कर रहा है। इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट कैसे जीरो होगा? ये जीरो तभी होता ना जब दे आर इन दी ऑपोजिट सेंस, बट यहाँ पे हाँ दो सर। सेम सेंस में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, नॉट नो चांस है। कम दिस साइड, इधर आके जरा देखते हैं। So I'll just take it here. हाँ ओके बेटा, बाय सुन। अगर हम यहाँ पे बात करें नीचे वाले पॉइंट्स पे, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? अगर हम नीचे वाले पॉइंट पे एनालाइज करें तो क्या होगा यहाँ पे? सी नीचे वाले पॉइंट पे देखो क्या होगा यहाँ पे, ये करंट ऐसे जा रहा था तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। लाइकवाइज यू एनालाइज फॉर दिस आल्सो, इसके लिए भी आप एनालाइज करिए, सेम वे में प्लॉट करो लूप। प्लॉट करके देखो, विल इट मेक जीरो और नॉट? खुद से सोच के देखिए। नहीं। नहीं हो रहा जीरो, ओके। चलो आगे वाला पॉइंट पे देखिए फिर सोच के। देखो इसको हम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये इस पे जाओगे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आपको, ये थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग कर दिया मैंने। इस पे ऐसे एनालाइज करते हैं, यू कैन डू इट बाय दिस वे आल्सो। आप मुझे एक एनालाइज करके बताओ सिंपल वे में, इस वायर की वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर? इस वाले वायर की वजह से, क्या इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर आएगा? यूज द राइट हैंड थंब रूल। अगर ऐसे करंट जा रहा है दिस विल कम लाइक दिस, तो क्या इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन? ऋषय, क्या इस वाले वायर की वजह से बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या स्क्रीन के बाहर आ रहा है? इज इट कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन? हाँ। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मुझे बताओ इस वाले वायर की वजह से ये वाले लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इज इट गोइंग इनसाइड की आउटसाइड? इस वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इज इट गोइंग इनसाइड की आउटसाइड? आउट। नाइसा किधर जा रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ दिस वायर करंट इसमें इधर जा रहा था, रिमेंबर दिस। So, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? इज इट इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड? इनसाइड, यस करेक्ट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। लाइकवाइज यहाँ पे चलो, इफ वी कम हियर, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? बिकॉज ऑफ दिस वायर, इज इट इनसाइड की आउटसाइड ऑन दिस पॉइंट? यूज राइट हैंड थंब रूल। आउटसाइड है ना? करंट ऐसे जा रहा है, सी करंट इज गोइंग लाइक दिस ऑफ 5 एम्पियर। सो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? विल इट बी आउटसाइड द स्क्रीन? यूज राइट हैंड थंब रूल। इसकी वजह से इधर अंदर होगा और यहाँ से बाहर निकल के आएगा, सो इट विल बी आउटसाइड because of this current carrying wire. What is the direction of magnetic field here? Is it inside ki outside? हाँ नहीं सर, इस वाले वायर की वजह से बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा? आउटसाइड। आउटसाइड, वेरी गुड। इसकी वजह से भी आउटसाइड। ऑफ कोर्स यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हो सकता है बिकॉज दे आर इन द ऑपोजिट सेंस। ऑन दिस लाइन इट इज पॉसिबल, है ना? वहां पे भी हम सोच रहे थे तो वैसे ही रिजल्ट आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जीरो ऑन लाइन AB। So, AB लाइन पे
यहाँ पे भी सोच के देखते हैं। इस वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इस वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और ये वायर की वजह से अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल यूज करो, तो इधर इनवर्ड हो गया, यहाँ से आउटवर्ड से देखो करंट आ रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑन दिस लाइन ए बी मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जीरो, ऑन दिस लाइन सी डी मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इस वाले लाइन पे जीरो हो सकता है, बी नेट आई एम सेइंग हो सकता है, इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जीरो, ऑन दिस लाइन इट विल नॉट बी जीरो। व्हाट द क्वेश्चन? अंकिता समझा बेटा आपको? ये सिंपल अप्रोच है, ऐसे ही करिए आप। अंकिता समझा बेटा कैलकुलेशन? Yes, sir. इशिता इज इट फाइन? Yes, sir. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पिछले वाला मेथड से भी कर पाएंगे बट दैट विल बी बिट कॉम्प्लिकेटेड, बेटर ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आगे 50, the magnetic field at a distance r from the long wire carrying a current I is 0.4 Tesla. The magnetic field at the distance 2r will be. See, so what they are saying is एक लॉन्ग वायर है, so we have a long wire here, और इस लॉन्ग वायर में करंट पास कर रहा था, दिस इज ऑफ I एम्पियर। अब इस लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड वी हैव इज 0.2 टेस्ला। So what will be the magnetic field at a distance of 2r from the wire? यहाँ पे B dash क्या होगा ये पूछा गया है। So पहले B कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I by r, so 0.2 is equal to what, म्यू नॉट बाई 2 पाई I by r हो गया। ये एक पहला वैल्यूज हो गया। नाउ सेकंड केस में दे आर आस्किंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, so B dash कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I by 2r, so B dash will be equal to 1 by 2 को आप कॉमन ले लो, so म्यू नॉट बाई 2 पाई I by r, और म्यू नॉट बाई 2 पाई I by r is equal to what, 0.2। so अगर हम प्लेस कर देंगे so B dash will be equal to 1 by 2 into 0.2, so B dash is equal to राइट आंसर। ये बनना चाहिए था। तो क्वेश्चन में शायद 0.4 है। अच्छा हाँ 0.4 दिया, सॉरी, इट इज 0.2 ना, so 0.4 I have written wrong here। So this is 0.4, so 0.4 0.4 तो ये हो जाएगा 2, ओके क्लियर बेटा, ये होना चाहिए था। आया आंसर सभी का? Yes, sir. ओके गुड बेटा, चलो 51 करिए। सुपर, नीट 90 का क्वेश्चन, 90 का
चलो इसको डील करें. The magnetic induction at a point P, which is at a distance of 4 centimeter from a long current carrying wire, is 10 raised to power minus 3 Tesla. Find the field induction at 12 centimeter from the current wire. Okay. So what they are saying here, एक मेरा पास wire है, and the current is going through that wire. So current दिया रहा I एम्पियर का. यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस दिया, 4 सेंटीमीटर, 10 raised to power minus 3 टेस्ला. सो 4 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड था 10 raised to power minus 3 टेस्ला. ओके, आपसे क्या पूछ रहा है, 12 सेंटीमीटर पे. सो यहाँ से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो आप पॉइंट लोगे, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P दे आर आस्किंग अस टू गेट. सो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 pi I by d. सो B दिया है 10 raised to power minus 3 टेस्ला is equal to mu naught by 2 pi I. D दिया है 4 सेंटीमीटर, so convert this into meters, 10 raised to power minus 2. So mu naught by 2 pi I का वैल्यू हो जाएगा 4 into 10 raised to power minus 5, ये रख लेंगे अपने पास. नेक्स्ट स्टफ इज कि दे आर आस्किंग अस टू गेट एट 12 सेंटीमीटर. सो लेट्स से कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मेरा B डैश हो गया. सो व्हाट विल बी B डैश हियर, mu naught by 2 pi I by 12 into 10 raised to power minus 2. ये सेंटीमीटर में फिर से था, सो विल कन्वर्ट दैट इनटू मीटर्स. mu naught by 2 pi into I का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है. सो B डैश विल बी इक्वल टू 4 into 10 raised to power minus 5. This is 3 here. Implies B dash will be equal to 1 by 3 0.33 into 10 raised to power minus 3 Tesla. So that is the final answer. So it's a 3 point में पूछा गया है. So if we arrange it, this will be B dash is equal to what? This is the final answer. आगे आंसर सभी का, सबका होना चाहिए था. नैशा आया बेटा आपका इसका आंसर? यस सर. गुड. विषय, अंकिता, इशिता, दिया, ऋषा, आया सबका? गुड बेटा. विषय तुम्हारा? हाँ सर. चलो सुपर. So we have completed till 51. So let's go to 52. ये सोलोनॉइड का सवाल है. टोरॉइड्स नहीं करेंगे हम लोग. So we'll not do this. We'll do this and this. टोरॉइड अभी आपको बताया नहीं है. हालांकि टोरॉइड भी सोलोनॉइड के जैसा ही होता है, सेम फॉर्मूला होता है उसके लिए. बट आप 52 करिए पहले. ये 2020 का है, लास्ट ईयर का है, लास्ट टू लास्ट ईयर. Okay, करिए इसको. A long solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carrying a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid is. Simple सा problem है. See,
यहाँ पे लेंथ दिया है हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 100। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल दो। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू 100 बाय 50 into 10 raised to power minus 2. So centimeters will convert that into meters. 2. n कितना हो गया 200 टर्न पर मीटर। पहला काम ये करेंगे। Now we have to get the magnetic field due to solenoid. याद है फॉर्मूला? ड्यू टू सोलोनॉइड हमने डिस्कस किया था कुछ, म्यू नॉट इंटू एन आई, विषय किया था ना बेटा, डिस्कस हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड। अंकिता किया था ना डिस्कस? सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 इंटू 200 इंटू आई। करंट कितना दिया है क्वेश्चन? 2.5 into 2.5. This is 10 here, will get cancelled. 25 दूना 50, so this is 500. So B will be equal to 4 into 500 into pi into 10 raised to power minus 7. So B will be 2 into pi into 10 raised to power minus 4, क्योंकि ये हो जाएगा 200 10 raised to power 3, 10 raised to power 4. So B will be equal to 3.14 into 10 raised to power minus 4 implies B will be equal to 6.28 into 10 raised to power minus 2 Tesla. So this is the correct answer. आना चाहिए था सबका, आया था सबका? Yes, sir. गुड, सुपर, 52 डन, एक्सीलेंट। देखो क्या पूछता है, थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, करो टोराइड भी करो, सेम फॉर्मूला होता है जो सोलोनाइड का होता है वैसे ही टोराइड होता है एक्चुअली। सोलोनाइड पे हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता था। डायरेक्ट आते हैं, जनरली डायरेक्ट आता है। इसका एक्चुअली एक बहुत बेसिक फॉर्मूला भी है जो बता दो क्या, वो भी चाहिए रहेगा तो मैं बाद में डिराइव भी कर दूंगा। अगर आपका ऐसे सोलोनाइड है, अगर बोलोगे तो बाद में मैं इसको डिराइव कर दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन आएगा सोलोनाइड। और वैसे भी बेटा हम लोग नीट कर रहे हैं ना, नीट में क्या पूछेगा, 1 घंटे में 45 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन फिजिक्स, तो कहाँ से दिमाग लगाने वाला पूछेगा। हाँ जेई होता और वो भी एडवांस होता तब बात अलग होता, नीट में क्या पूछेगा। अगर आप ऐसे सोलोनाइड है, इसमें पूरा करंट जा रहा है, कंप्लीटली करंट इज गोइंग हियर। सो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे चाहिए सच दैट कि ये पॉइंट ऐसे एंगल फॉर्म कर रहा है, बाद में इफ यू विल से आई विल डिराइव इट आल्सो। ऐसे एक पॉइंट है सच दैट ये पॉइंट इधर से एंगल, ये एक्सिस था सोलोनाइड का, प्लॉट इट, इसको अच्छे से प्लॉट कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कि ये सोलोनाइड का एक्सिस है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड, एंड ये जो पॉइंट्स है ना, इधर वाला पॉइंट, वहां यहां से एंगल फॉर्म कर रहा है θ1, और ये वाला पॉइंट का एंगल ऐसे पूरा फॉर्म हो रहा है θ2। सो इस वाले P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सोलोनाइड म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ। सिर्फ अभी लिख लीजिए, बाद में आप बोलोगे तो मैं प्रूव करके दे दूंगा। So magnetic field due to solenoid at point P will be mu naught Ni/2 cos θ2 minus cos θ1। ये हो गया सोलोनाइड, राइट। टोरॉइड क्या होता है, पता है टोरॉइड के बारे में? टोरॉइड इज आल्सो जस्ट लाइक अ सोलोनाइड। हाँ अंकिता पता है बेटा टोरॉइड के बारे में? अच्छा, ये ऐसा टोरॉइड होता है, सोलोनाइड बस हॉरिजॉन्टल होता है, टोरॉइड ऐसे सर्कुलर होता है, और इसमें ऐसे करके ना वायर्स ऐसे लपेटा रहता है, ऐसे अटैच होता है, इट्स जस्ट लाइक अ सोलोनाइड ओनली, ऐसा होता है। इसमें आप वायर्स ऐसे दूर बना दीजिए, ऐसे पूरा आप इसमें वायर को
इसमें से वायर्स पूरा अटैच होता, दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। ऐसे पूरा वायर्स आप अटैच करके रखते हो, सिमिलरली इसी तरीके से होता है। दिस विल बी द सिंपल ज्योमेट्री ऑफ टोरॉइड। फर्स्ट ऐसा होता है, दिस इज दिस ज्योमेट्री ऑफ टोरॉइड। इस टोरॉइड की वजह से भी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला वही होता है एज इट वाज फॉर सोलेनॉइड, सेम फॉर्मूला। ओके, गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 53 करिए। ओके, आंसर आया 53। ऐसा 53 आया। सी 53, हाँ ओके, क्या कह रहा है? टू टोराइड्स 1 and 2 have total number of turns 200 and 100 respectively, and average radii 40 cm and 20 cm respectively. If they carry the same current, the ratio of magnetic field along the two loops is। बहुत आसान है ना, इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा इसमें? इसे आया तुम्हारा? इसे तुम्हारा आया नहीं? चलो देखो मैं कर देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। So let's go with the first toroid. So toroid 1 and toroid 2. So ये हमारा पहला टोरॉइड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? 200। एंड टोरॉइड 2 में दिस इज टोरॉइड 1 और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? 100। So we have two toroids here
एक में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वाज 200 एंड सेकंड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वाज 100. एक में रेडियाई 40, दूसरे में रेडियाई 20. सो इसमें रेडियाई है 40 सेंटीमीटर और इसका रेडियाई दिया है 20 सेंटीमीटर. सो पहले तो फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई है, नंबर ऑफ टर्न्स, और सेम करंट कैरी कर रहा है. सो कैरी सेम करंट, कैरीज सेम करंट. सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालोगे? स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय लेंथ. लेंथ क्या लेंगे बेटा? इज इट एन बाय 2 पाई आर? क्योंकि टोरॉइड मैंने भी आपको बताया ना, टोरॉइड इज लाइक दिस सर्कल, और अगर ये सर्कल है तो इसका पूरा लेंथ कितना हो जाए? लेंथ कितना हो जाएगा इसका? ऑफ कोर्स इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. अगर हम टोरॉइड बात कर रहे हैं तो ये इसका पूरा लेंथ हो जाएगा, एंड दिस लेंथ ऑफ द टोरॉइड विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई आर. सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना फॉर्म होगा? बी म्यू नॉट एन आई. सो दिस इज म्यू नॉट इंटू एन कितना था? 200 इंटू आई बाय 2 पाई इंटू आर. म्यू नॉट इंटू 200 इंटू आई बाय व्हाट? 2 पाई इंटू आर. आर कितना दिया? 40. कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटीमीटर में रहने दो. सो ये हो गया B1. व्हाट दे आर आस्किंग अस टू गेट? रेशियोज पूछ रहा है. हाँ, सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? B2. तो पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकाल दीजिए. द फर्स्ट जॉब इज टू पर यूनिट लेंथ. So n will be equal to 100 by 2 pi into r. So n will be equal to 100 by 2 pi into 20. So यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट into 100 into I by 2 pi into what? 20. So we'll get the ratios of this. B1 by B2 will be equal to what? Mu naught into 200 into I by 2 pi into 40 divided by mu naught into 100 into I by 2 pi into what? 20. So this 2 pi and 2 pi will get cancel हो गया. This mu naught and mu naught will get cancel. I और I cancel हो गया. ये 100 से 100 चला गया. This is 2. बराबर. So क्या रिलेशन आ जाएगा बेटा? B1 by B2. मेरा तो 1:1 आ रहा है. So from here B1 is to B2 1:1. ये आंसर था. नाइशा आया था तुम्हारा? हाँ सर. वेरी गुड. कितने लोग आ गया था? ऋषय, अंकिता, दिया, तीनों का आया था? हाँ सर. गुड बेटा. अंकिता तुम्हारा? नहीं सर, मैं कैलकुलेट कर रही थी. यू आर डूइंग द सेम वे जैसे हम लोग कर रहे थे, वैसे किया आपने भी? हाँ, but I didn't reach to the answer. ओके, नो वरीज. बट यू आर डूइंग द सेम वे ना, जैसे मैंने किया आपने वैसे ही कर रहे थे आप. हाँ. त्रिशा एंड दिया, बोथ ऑफ यू. त्रिशा, दिया, बोथ ऑफ यू, आपको समझा? Yes sir. ओके. इसी तरह निमय. Yes, sir. हाँ बोलो बेटा. क्लियर है? Yes. चलो, ग्रेट. We'll go to the next one. So can you go to that solenoid formula one second? Okay. This formula you want? Yeah sir, this one. Okay. You remind me, Naisha, in the next lecture I'll derive it also. I derive कर दूंगा extra. Sir, today's class is till 6 or 5:30. No, but I will do it at 5 to 5 only, right? Because I have one family issue, so मैं 5 बजे तक ही करूँगा. I'll manage this half an hour some other day. Okay? किसी दिन हम लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे.
क्या सर? चलो we'll move ahead. We'll go with this question number 54. This one. Yes, Ankita, you asked me at the end. Okay. I have 54. What they are saying in 54, so we'll discuss that. 54 में क्या कह रहे हैं वो लोग? That in this case, a long solenoid carrying produces a magnetic field B along its axis if the current is doubled. Okay, so there is a solenoid here, long solenoid we have, and this long solenoid, let's say कि ऐसे कुछ solenoid है मेरा, और ये बड़ा सा solenoid है, और इस solenoid की वजह से axis के long magnetic field they are saying is mu naught into n into I. This is the magnetic field along the axis of the solenoid. So ये कितना हो गया? Magnetic field along axis of solenoid. ये solenoid के axis के पास magnetic field है. अब second case में what they are saying is कि मैंने current को double कर दिया. So initially we were having current I, so now it is increased to 2I. और number of turns को आपने half कर दिया है. यही कह रहा है ना वो? If the current is doubled and number of turn per centimeter is halved, so what will be the new magnetic field? So number of turns को आपने half कर दिया तो new magnetic field कितना हो जाएगा? So B dash will be equal to mu naught into n dash into I dash. नया के लिए बात करेंगे. So B dash will be equal to mu naught into what? N by 2 into twice of I. This will get cancelled. So my new magnetic field will be again equal to the same mu naught N into I. And this implies B dash will be equal to B dash. So the correct answer will be B. Have you got the answer? सबका हो गया था? Nice, sir. Have you got it, बेटा? Answer आ गया आपका? Yeah, sir. चलो, excellent. We'll move to the next one. एक आधा और करते हैं. अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा कर लेंगे. So actually I have some. इसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है. Next time we'll do it. Okay, question number 55. सर आप थर्सडे की बात कर रहे हैं ना? हाँ. थर्सडे की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, थर्सडे. आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरी 6 o'clock से दूसरी क्लास भी है. अच्छा, कभी कितने बजे से चाहिए आपको थर्सडे का क्लास? 3:30 to okay. 3:30. Okay, fine. I'll check. We'll take half an hour more now. हाँ, okay, I'll check that. Yeah. आपका 6 बजे से दूसरा क्लास है ना? हाँ. Okay, I'll check it.
55. Okay. क्या कह रहा है? In the arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of the paper. एक वायर यहाँ पे C पे, the second wire is at B and the first wire is at A. So there are 3 wires carrying the same current I along the same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire is. So ये बीच वाले वायर पे कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है वो आपसे पूछा गया है. ओके, इस वाले वायर की वजह से बेटा करंट बाहर आ रहा है स्क्रीन के. इसमें भी करंट बाहर आ रहा है, इसमें भी करंट बाहर आ रहा है, इसमें भी करंट बाहर आ रहा है. सो वी हैव 3 वायर्स हियर, राइट. ऐसे हमारे पास 3 वायर्स है. Let me have like this. So we have the arrangement something like this. यहाँ पे एक वायर है, कंडक्टर है, जो करंट बाहर लेके आ रहा है I एम्पियर का. We have another conductor here जो यहाँ पे लेकर आ रहा है I एम्पियर और बाहर करंट लेकर आ रहा है. और यहाँ पे भी मेरे पास एक कंडक्टर है I एम्पियर का which is taking current outward. So पहले तो मुझे बता इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? Because of this wire करंट बाहर आ रहा है स्क्रीन के. So मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? Because of this wire over here. हाँ नाइशा, इस वायर की वजह से बेटा इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? करंट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन. करंट स्क्रीन के बाहर आ रहा है. देखिए ये जो करंट है ना यहाँ पे, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन. सो अगर करंट स्क्रीन के बाहर आ रहा है तो इस बी पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? विल इट बी समथिंग लाइक दिस B1? और अगर आप इसके लिए देखोगे तो यहाँ पे भी करंट ऐसे आ रहा है, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे करंट इज कमिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा B2. नाइसा, गेटिंग द डायरेक्शंस बेटा B1 और B2 आपको जम रहा है? सी यहाँ पे ये करंट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन. सो करंट बाहर आ रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नीचे हो जाएगा. करंट अगर इसके लिए बाहर आ रहा है सो मैग्नेटिक फील्ड भी हियर. और यहाँ पे भी करंट बाहर आ रहा है ऐसे. सो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे अगर ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे इधर हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड B2 इज हियर एंड बिकॉज ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड B1 इज हियर. ओके, सो पहली बात B1 होगा कितना? μ0/2 पाई I by D. और B2 कितना होगा? अगेन इट इज सेम μ0/2 पाई I by D. So इसका resultant magnetic field will be something like this, right? So B resultant कितना हो जाएगा? Is it under root of B1 square plus B2 square? आगे खुद से सॉल्व करिए जरा. B resultant कितना हो जाएगा? B1 square plus B2 square. So B resultant will be equal to under root of 2 pi I by D का whole square. So I'll be putting this here. Space कम इधर. So if we calculate B resultant, plus D का square. So B resultant will be equal to root 2 μ0 by I by D. So this will be the resultant magnetic field here. अभी आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें so that experience force. So force कितना लगता है? BIL sin थीटा. Of course इसके ऊपर करंट ऐसे था प्लेन के बाहर और ये प्लेन में है, so angle will be 90 here. So force कितना लगेगा? root 2 μ0 by 2 pi I by D into I into L
into sine of 90 degree, क्योंकि करंट प्लेन के बाहर आ रहा है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन, सो द एंगल इज 90 हियर. सो फोर्स कितना हो जाएगा, आपसे फोर्स बाय लेंथ पूछ रहा है, सो लेंथ को नीचे कर देंगे, फोर्स बाय लेंथ, दिस विल गेट कैंसल, ये हो जाएगा आपका √2, सो म्यू नॉट बाय √2 पाई I स्क्वायर बाय d. इसको हम लोग, दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड फोर्स ग्रेडियंट. Am I clear? ऐसा आंसर आया था बेटा तुम्हारा? नो सर. अच्छा, वैसे नो किसी का? सर. अच्छा, कोई बात नहीं, अभी समझा कैलकुलेशन एक्चुअली? हाँ सर. ओके, इसी था आपका, नहीं सर. अभी समझा कैलकुलेशन बेटा? हाँ सर. गुड. ओके, Sir, go for how this. is angle between length and B 90 degree? See, current was coming out here, current बाहर आ रहा था इस तरह, और मैग्नेटिक फील्ड वाज ऑन द प्लेन. सो आई विल टेल यू दिस. आप देखो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको एनालाइज करें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड करंट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, करंट स्क्रीन के बाहर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में है, तो व्हाट विल बी द एंगल? Yeah, got it. Okay, so I am sharing the screen. Do one question. I'll just come back in 2 minutes. ये करिए. Question number 56.
आंसर आया बेटा? Have you got the answer? सी इसमें कैसे होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 56. I'll take this. 56 को अगर आप एनालाइज करोगे, सो देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर हियर. सो यहाँ पे कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, एंड दिस इज ऑफ आई एम्पियर. और इसके सामने एक लूप ऐसे प्लेस कर दिया. सो वी हैव प्लेस्ड अ लूप हियर लाइक दिस. और इसमें क्या है, L/2 L/2. चलिए इंटीग्रेशन लगेगा, नहीं ठीक हो जाएगा. So, ये डिस्टेंस है करंट आई एम्पियर का, और इसमें भी करंट आई एम्पियर का जा रहा है. सो देयर इज अ करंट हियर, इस वाले वायर में. So, इस वाले वायर में करंट इज गोइंग फॉर द कैपिटल आई, और इसमें करंट जा रहा है स्मॉल आई एम्पियर. ऐसे करंट जा रहा है, राइट. और इसका जब अब देखोगे, दिस लेंथ विल बी L/2, और इसका लेंथ था कैपिटल L. एनालाइज करो. मुझे बता बेटा, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर ड्यू टू दिस कंडक्टर? इनवर्ड की आउटवर्ड? नहीं सर, इस कंडक्टर की वजह से कोई बता दो मुझे. आउटवर्ड. हाँ, करंट ऐसे जा रहा है ना बेटा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा ना. इज इट इनसाइड हियर? इशिता, क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा बेटा? Yes. Okay. Here also inward, here also inward, here also inward, right? अब देखो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ वेक्टर इधर, L क्रॉस B करोगे तो क्या यहाँ पे फोर्स इधर एक्ट हो जाएगा? F1. यहाँ पे अगर आप एनालाइज करो तो लेंथ वेक्टर इधर, लेंथ वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो यहाँ पे फोर्स ऊपर एक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे अगर आप एनालाइज कर दीजिए तो सेम डिस्टेंस है, तो वैसे का यहाँ पे लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, L क्रॉस B करोगे तो यहाँ पे फोर्स नीचे एक्ट हो जाएगा. याद है हमने फोर्स का डायरेक्शन पे काम किया था पहले? फोर्स इज इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. याद है हमने डिस्कस किया था, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हैंड को फोल्ड करना है. सो लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, L क्रॉस B, फोर्स ऊपर, L इधर B अंदर, L क्रॉस B करोगे फोर्स नीचे. सो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल कैंसल, तो इसकी मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, L वेक्टर और B, L क्रॉस B करिएगा तो फोर्स यहाँ पे इधर एक्ट हो जाएगा F2. सी, L वेक्टर नीचे, B अंदर, L क्रॉस B करोगे तो फोर्स बाहर लग जाएगा. सो हियर इट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स F2 ही. तो पहले F1 निकालेंगे. F1 विल बी इक्वल टू BIL इंटू थीटा. F1 कितना हो जाएगा? पहले तो B लिखिए इसकी वजह से, म्यू नॉट बाई 2 पाई कैपिटल I L/2, because the distance here is L/2 into I into L, because इसका भी लेंथ शायद L ही दिया है ना, कैपिटल L. हाँ बराबर, L ही दिया सर. ये हो गया. So this implies F1 will be equal to mu naught by 2 pi capital I into small I by L into 2 into what? L. है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो गया B is equal to mu naught by 2 pi I by L/2. This will be 2 will be shifting BIL sin theta. बरोबर है. Am I clear बेटा? Am I clear? एक आपका फोर्स ये हो गया. So if you want, you can eliminate this. 2 and 2 will get cancelled. F1 कितना हो जाएगा? Mu naught capital I into small I into L by pi into L. So this L can be eliminated. अब इसी तरीके से अगर आप F2 निकालोगे तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल देंगे B2. So B2 will be equal to what? Mu naught by 2 pi capital I L by sorry, ये डिस्टेंस आपका L था, L plus L/2, which is what? 3L/2. So B2 will be equal to this is mu naught by 2 pi capital I by 3L into what? 2. This 2 and 2 will be eliminated. So B2 कितना हो जाएगा? Mu naught by pi I by 3L.
इस पे फोर्स कितना लग जाएगा F2 BIL म्यू नॉट बाई पाई I by 3L into small I into L. F2 will be equal to mu naught I into small I into L by 3 pi L. This L and L will be eliminated. यहाँ से भी आप L को eliminate कर दो. So F1 आपको जो मिलेगा बेटा, this is mu into capital I into small I by pi, और F2 इधर आ जाएगा mu into capital I into small I by 3 pi. So for net force F1 minus F2. LCM subtract कर दो, you get the answers. नाइसा समझा बेटा पॉइंट ये? हाँ सर। गुड। दिया आपको समझा कैलकुलेशन पूरा? हाँ सर। ओके फाइन, ठीक। अंकिता पूछिए बेटा, आपको क्या डाउट था? Sir, in we know that light is a transverse wave, right? So, but it is according to our school book, it is written that transverse waves can be produced only in solids and on the surface of liquids, but light is a transverse wave. So, okay. First of all, there are two categories of waves. मैं थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा बताता हूँ। कैटेगरी, दो वेव्स के कैटेगरी होते हैं। एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो देयर आर दीज टू कैटेगरीज ऑफ वेव, है ना? ये जो मैकेनिकल वेव है बेटा, मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सो मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए वी नीड अ मीडियम। जैसे आपने बोला ना सॉलिड में जाता है, तो उसके लिए मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम चाहिए। जैसे साउंड हो गया, स्ट्रिंग वेव हो गया, थ्रेड के फॉर्म में जो वेव चलता है, सो फॉर दैट वी नीड अ मीडियम, राइट? Whereas electromagnetic wave does not require medium, does not require medium. So for the propagation of these types of waves, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए आपको मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, है ना? सो लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, राइट? अब लाइट चलता कैसे है? इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग द पॉइंट नाइस अंकिता? सो इसके लिए बेटा मैकेनिकल वेव के लिए वी नीड द पार्टिकल्स टू मूव, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा कोई पार्टिकल मूव नहीं करता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है एंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स, जैसे लाइट चलता है। so, अगर आप यस यस अंकिता? No, sir. Getting the point what I'm saying? Ankita, am I audible? So, but it is a transverse wave, right? Doesn't matter. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ट्रांसवर्स वेव चलने के लिए हमेशा मीडियम चाहिए। इट्स अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, and due to movement of electric field and magnetic field, light propagates. It is not the movement of a particle. So आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस है, इस एक्सिस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, and because of the movement interaction of these fields, there is electromagnetic waves which moves. Getting the point? So electromagnetic wave यानी light transverse wave है, that I agree. बट वो पार्टिकल की वजह से ट्रांसवर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रांसवर्स वेव है, राइट? एंड देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। अगर वो पार्टिकल की वजह से वेव होता तो उसको मीडियम चाहिए था फॉर द ट्रांसवर्स नेचर, राइट? बट लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, दैट इज एक्सेप्टेबल, और ये ट्रांसवर्स है, लेकिन इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रांसवर्स वेव है, देयरफॉर ये वैक्यूम में भी चल सकता है। Is it okay?
Yeah, sir. Got it. ठीक है, so we'll close for today. अगले लेक्चर में we'll continue with this. इसको आगे सॉल्व कर लेना बेटा सब लोग, एंड जो आपको दिया है मैंने ऑलरेडी क्लासरूम पे अपलोड किया. सो फ्रॉम 57 ऑनवर्ड्स ट्राई टू सॉल्व टिल 59, 57, 58 and 59. Right? We'll discuss this in the coming lectures. Is it clear, everyone? आज का लेक्चर समझा ढंग से? ओके, चलो ठीक है, we'll wind up for today. Bye sir, thank you. Bye, sir. Bye.